हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल कि कितना प्रिंसिपल होता है और क्या क्या प्रिंसिपल होता है। ठीक है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम कोई भी मेंटली इल पेशेंट की जब भी हम केयर करते हैं तो या कोई केयर प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर उसका रूटीन चेकअप कर रहे हैं, तो हमें जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि क्या बेसिक प्रिंसिपल होते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जब हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। और उन प्रिंसिपल को फॉलो करके ही हम क्या करते हैं, उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें हम वन बाय वन पढ़ेंगे प्रिंसिपल। 12 प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे एक्सेप्ट पेशेंट इज एक्सेप्ट एग्जैक्टली एज ही एंड शी। आपको क्या करना है, जो भी पेशेंट है उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है जैसा कि वो है और या है। उसको क्या करना है, जैसे आपको पेशेंट मिला है मेंटली इल पेशेंट, आपको उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, नॉन जजमेंट के आपको उसको जजमेंट नहीं पास नहीं करना है और अब उसके क्या करना है, बिल्कुल इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना उसको और रिस्पेक्ट करना होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे अंदर पॉइंट बीइंग ए नॉन जज। आपको पेशेंट को कैसे एक्सेप्ट करना है, बीइंग ए नॉन जजमेंटल। आपको पेशेंट को जज नहीं करना है, कोई भी जजमेंट पास नहीं करना है। ठीक है, तो नॉन जजमेंटल की तरह उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। फिर सेकंड आता है कन्वे द फीलिंग ऑफ लव एंड केयर। पेशेंट को क्या करना है, लव और केयर वाली फीलिंग क्या करना है, कन्वे करना है पेशेंट के साथ में। फिर थर्ड आता है सेटिंग द पॉजिटिव बिहेवियर। पेशेंट को क्या करना है, जो पॉजिटिव बिहेवियर के लिए उसको क्या करना है, अप्रोच करना। फिर आता है रेस्पेक्ट एज ए ह्यूमन बीइंग। आपको क्या करना है, जो भी पेशेंट है उसको एक इंडिविजुअल की तरह क्या करना है, उसकी रेस्पेक्ट करनी है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। उसको एक इंडिविजुअल की तरह उसको क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट देखें, ही विल नॉट बी जज एंड रिजेक्ट बिकॉज हिज बिहेवियर। पेशेंट को उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग या उसके बिहेवियर को देख के उसको जज नहीं करना और ना ही उसे रिजेक्ट करना। ऐसा नहीं कि उसका बिहेवियर बहुत सिली बिहेवियर या कोई हैबेफिनिक बिहेवियर हो गया तो उससे क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, ये हमारे प्रिंसिपल में नहीं आता। आप क्योंकि प्रिंसिपल में ये चीज़ आती है कि आपको जैसा आपका पेशेंट है वैसे आपको एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, तो सेकेंड प्रिंसिपल देखेंगे यूज ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज ए थेराप्यूटिक टूल। मतलब जो भी आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है उसको क्या करना है, एक थेराप्यूटिक टूल के रूप में क्या करना है, उसको यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो फर्स्टली हमें अपनी जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, क्या करना है, फर्स्टली जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए और हमें खुद को समझ कर ही क्या करना है, मतलब पहले खुद को समझना होता है। ठीक है, उसके बाद तो साइकेट्रिक नर्स क्या होती है, एबल होती है रिकॉग्नाइज द फीलिंग ऑफ वन एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्स। जो भी साइकेट्रिक नर्स होती है उसे हमें खुद के बारे में पता होता है, उसकी खुद की फीलिंग्स के बारे में उसे पता होता है और उसे रिस्पॉन्स और अपने एटीट्यूड के बारे में भी पता होता है। क्योंकि साइकेट्रिक नर्स को पता होता है कि ऐसी कंडीशन में उसका कैसा रिस्पॉन्स होगा और इस कंडीशन में उसका कैसा रिस्पॉन्स होगा, तो उसे उसकी खुद की फीलिंग के बारे में भी उसे पता होना चाहिए। और वो क्या करती है, अवेयर होती है अपनी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। उसके साइकेट्रिक नर्स को अपनी स्ट्रेंथ कितनी, अपनी पावर के बारे में, अपनी लिमिटेशन, उसकी लिमिटेशन कितनी है, उसके सब के बारे में उसे पता होगी। अगर उसे सब कुछ पता होगा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो वो क्या कर पाएगी, एक पेशेंट को एक अच्छी तरह से उसको केयर प्रोवाइड कर पाएगी। फिर नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल देखेंगे कंसिस्टेंसी इज यूज टू कंट्रीब्यूट द पेशेंट सिक्योरिटी। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी मतलब रोज कंसिस्टेंसी क्या करनी, मेंटेन करके रखनी है। आप उससे क्या कर सकते हैं, पेशेंट एक सिक्योर फील होगा। ठीक है, तो आप कैसे उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करोगे, मतलब कोई भी रूटीन पैटर्न होगा, हैविंग ए सर्टेन रूटीन। मतलब जो पेशेंट क्या होता है उसका सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन पैटर्न एक तरह से बना के रखना है कि इस पेशेंट का ये रूटीन पैटर्न है। ठीक है, तो उसके रूटीन पैटर्न में आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और जो भी आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे वो स्टाफ के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि डेली स्टाफ चेंजेस हो रहे हो। तो स्टाफ का और वार्ड का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि हाँ, पेशेंट को सुबह 8 बजे उसका रूटीन चेकअप है तो अगले दिन भी उसका 8 बजे ही रूटीन चेकअप होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 8 बजे नहीं हुआ
कभी 10 बजे होगा, कभी 12 बजे हो गया। ऐसे क्या होता है, पेशेंट क्या होने लग जाता है, थोड़ा एंजाइटी हो जाती है, वो घबराने लग जाता है पेशेंट वैसे ही मेंटली इल है। अगर आपको उस तरह से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो पेशेंट क्या करता है, कोऑपरेट नहीं कर पाएगा पेशेंट। फिर इसमें देखेंगे कंसिस्टेंसी हेल्प टू रिड्यूस द फियर एंड एंजाइटी अमंग द पेशेंट। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो क्या होता है, पेशेंट की एंजाइटी लेवल और फियर क्या होने लग जाता है, कम हो जाता है पेशेंट का। और अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे, स्टाफ क्या करेगा, पेशेंट पे चिल्लाएगा, ठीक है, या फिर कोई भी क्या करेगा, पेशेंट को डरा देगा या धमका देगा, तो उससे क्या हो जाएगा, पेशेंट क्या कर जाएगा, डर जाएगा। और पेशेंट अगर डर जाएगा तो वो अपने साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएगा ट्रीटमेंट के दौरान, ठीक है। फिर फोर्थ देखेंगे, रीअश्योरेंस शुड बी गिवन इन सुटेबल एंड एक्सेप्टेबल मैनर। आपको कभी भी रीअश्योरेंस हमेशा सूटेबल और एक्सेप्टेबल मैनर में देना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप जो पेशेंट को रीअश्योरेंस प्रोवाइड करो, नहीं आपकी डिजीज़ है, आप कल ही ठीक हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं देना है। क्योंकि ना जो रीअश्योरेंस क्या करता है, पेशेंट को एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। वो एक तरह से पेशेंट क्या करता है, एक तरह से उसको अगर उसको मतलब आप जब भी रीअश्योरेंस दोगे तो क्या करोगे, उस सिचुएशन को उसको एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फॉल्स रीअश्योरेंस दे दिया पेशेंट को। क्योंकि जब भी आप फॉल्स रीअश्योरेंस देते हो या फिर कुछ भी देते हो तो आपको क्या करता है, पेशेंट का जो अगर फॉल्स रीअश्योरेंस दोगे आप, और अगर वो क्या करेगा, वो फॉल्स रीअश्योरेंस उस टाइम पे काम नहीं करा तो वो क्या, उससे क्या हो जाएगा, पेशेंट में क्या नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। एक तो उसका मोटिवेशन कम हो जाएगा, ठीक है, उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग और उसकी जो इच्छा थी जो ठीक होने की वो भी क्या होने लग जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान सकते हैं, अगर कोई भी कैंसर का पेशेंट है तो मैं ऐसा नहीं बोलना डायरेक्टली, नहीं आप ना कल आप ठीक हो जाओगे, 2 दिन बाद में आप ठीक हो जाओगे और आप घर चले जाओगे, डिस्चार्ज हो। नहीं, अगर पेशेंट डाइंग होने वाला है, मरने वाला है पेशेंट, तो हमें उसे क्या करना है, ऐसे मीज़र बताना है या फिर उसकी एंजाइटी को कम करेंगे, हमें उसे नीड के अकॉर्डिंग रीअश्योरेंस देना है। ऐसा नहीं बिल्कुल फॉल्स रीअश्योरेंस दे दिया, ठीक है। फिर फिफ्थ देखेंगे, patient behavior is a change through the emotional experience not by the rational interpretation। मतलब हमें पेशेंट का बिहेवियर चेंज करना है पर हमें इमोशनली उसको चेंज करना है, ना कि उसको रेशनल, ना कि कोई भी वो देके चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, जो मेजर फोकस करना होता है साइकेट्रिक में, वो क्या किस पे करना है, पेशेंट की फीलिंग्स पे, ना कि उसकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी पेशेंट को आप एडवाइस दे रहे हो या फिर एडवाइस और रेशनलाइजेशन तो कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होता है पेशेंट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो हमें से क्या करना चाहिए, कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट है तो उसको क्या करना है, एक तरह ड्रामा के थ्रू हम बता सकते हैं, ठीक है, उसे ड्रामा के थ्रू बता सकते हैं या फिर कोई रोल प्ले करके बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप उसके सामने क्या कर सकते हैं, कोई भी साइको एजुकेशन देके आप उसको कभी भी ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, उसको रोल प्ले ड्रामा के थ्रू या फिर कोई सोशल सर्विस तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप, क्योंकि जब भी आप ड्रामा वगैरह देखते हो, जैसे एग्जांपल आप कोई भी मूवी देखते हो तो आप उस चीज़ को फील करते हो ना, तभी आप उसके लिए थोड़ा सा उसका जो चेंजेस होगा, ठीक है। तो यही है कि साइकेट्रिक पेशेंट भी क्या करेगा, उस ड्रामा को, उस रोल प्ले को देखेगा, उसके इमोशन के साथ में अगर वो थोड़ा इमोशनली होगा तो उसके साथ में क्या होगा कि जब भी पेशेंट इमोशनली थिंक करता है तो वो क्या करता है, अपने बिहेवियर को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, ठीक, ना कि उसे कि अपने आप उसको एडवाइस दोगे या फिर रेशनलाइजेशन दोगे, ठीक है। सेकंड अब आया समझ में। फिर नेक्स्ट देखेंगे 6 अननेसेसरी इंक्रीज इन द पेशेंट एंजाइटी शुड बी अवॉइड। आपको पेशेंट के साथ में नर्स को कभी भी अपनी एंजाइटी शो नहीं करनी होती है, क्योंकि आप जब भी खुद एंजाइटी शो करते हो, नर्स अगर एक एंजाइटी शो करेगी पेशेंट के सामने तो पेशेंट क्या करेगा, वो अगर उसको खुद नर्स क्या करेगा, पेशेंट क्या करेगा, अगर नर्स के फेस पे एंजाइटी वगैरह देखेगा तो वो खुद भी क्या करने लग जाएगा, एंजियस होने लग जाएगा। या फिर कभी कभी ऐसे भी पेशेंट होते हैं साइकेट्रिक के कि अगर नर्स क्या कर रही है, एंजाइटी शो कर रही है, ठीक है, अपने फेस वगैरह पे या फिर उसके, तो उससे क्या करेगा, जो पेशेंट होगा वो उसको टेस्ट करने लग जाएगा, ठीक है, वो उसका वो
जैसे अपन टेस्टिंग नहीं करते वैसे टेस्ट करने लग जाएगा, ठीक है। तो नर्स को क्या करनी है, अपनी खुद की एंजाइटी अवॉइड करनी है, पेशेंट के सामने कभी भी शो नहीं करनी होती है, और जो कभी भी अपने नर्स को क्या करना, शार्ट कमेंट पास नहीं करना है पेशेंट को, ठीक है। और ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव, 7th प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट अंडरस्टूड हिज बिहेवियर। मतलब जो पेशेंट का है जो ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे अपन डाटा कलेक्ट करते हैं तो एक तो सब्जेक्टिव डाटा होता है, एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। सब्जेक्टिव डाटा में तो क्या करता है, पेशेंट खुद बोलता है, और ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या करता है, ऑब्जर्वेशन। तो जब भी पेशेंट क्या कर रहा है तो हमें ऑब्जेक्टिव डाटा को अंडरस्टूड करना है। जब भी पेशेंट अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहा होता है तो हमें उसे खुद को बताने देना चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हमें बीच में अपनी फीलिंग भी ऐड कर दें, नहीं। जो पेशेंट बता रहा है उसको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, उसकी फीलिंग्स के बारे में उसे बताना देना, और जो भी वो बोल रहा है उसको बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होता है। यही होता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटेन द रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशन। तो इसमें क्या होता है, नर्स को क्या करना है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है, थेरापेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। तो उसमें क्या करती है नर्स, थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन करती है। उसके साथ साथ में क्या करती है, जो पेशेंट की नीड्स होती है, फिजिकल क्या इमोशनल नीड हो गई, तो ये उसके बारे में क्या करती है, जो पेशेंट की नीड होती है उसको पे फोकस करती है नर्स, ना कि खुद की नर्स की नीड पे, ठीक है। आया समझ में। फिर अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। क्या करना है, जो फिजिकल और वर्बल जो फोर्स होता है उसे अवॉइड करना है साइकेट्रिक पेशेंट के साथ में, क्योंकि कोई भी पनिशमेंट नहीं देनी है उसे, ठीक है। फिजिकल पनिशमेंट नहीं है, उसे कोई भी शार्प कमेंट नहीं पास करते, कोई भी वर्बल फोर्स नहीं कर सकते हम पेशेंट को। ये सब चीज़ें क्या करनी, अवॉइड करनी पड़ती है। फिर आएगा 10th, नर्सिंग केयर सेंटर ऑन द पेशेंट एज ए पर्सन नॉट ऑन द कंट्रोल ऑफ द सेंटर। मतलब जब भी आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हो तो उसे नर्सिंग केयर को या फिर पेशेंट को सेंटर में रख के केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है, ना कि सिम्टम को सेंटर। हमेशा क्या करना है, जो पर्सन है उसको सेंटर या फिर पेशेंट है उसको सेंटर में रख के नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं कि कोई भी 2 पेशेंट है, ठीक है, 2 पेशेंट है, उसको सेम डिजीज़ है और क्या लग जाता है, उसका सिम्टम सेम है, ठीक है, और ट्रीटमेंट के दौरान उसका पर्सन का ट्रीटमेंट करना है, तो हमें उसके क्या करना है, जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करनी होती है। और जब भी हम केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो 2 पेशेंट के अगर सिम्टम सेम होता है पर उसका हो सकता है उसकी नीड अलग अलग हो, उसके पेशेंट की नीड अलग, तो हमें क्या करना है, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, ना कि उसे साइनम सिम्टम को ध्यान में रख के, ठीक है। फिर 11 देखते हैं हम, ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर ऑन अदर रूटीन एज ए गिवन आर गिवन अकॉर्डिंग द पेशेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो भी आपको प्रोसीजर हो गया, प्रोसीजर से पहले अगर आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है या फिर कोई अदर रूटीन डेली के रूटीन पैटर्न हो गया अगर आपको बताने हैं तो क्या करना है, पेशेंट के अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे उसे बताना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट मेंटली इल है तो आप उसको खुद को ही बता रहे, तो वो क्या होता है, वैसे भी उसको रियलिटी से कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो पेशेंट क्या करेगा, समझ ही नहीं पाएगा। तो उसके जो उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही हमें क्या करना है, जो रूटीन का जो पैटर्न है वो क्या करना है, रूटीन वो क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर कोई साइकेट्रिक पेशेंट है तो उसके साथ में जो भी है फैमिली मेम्बर उसको क्या कर सकता है, रूटीन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। फिर आया मनी प्रोसीजर आर मॉडिफाइड बट द बेसिक प्रिंसिपल रिमेन अनअल्टर, ठीक है। एग्जाम्पल सेफ्टी, तो इसमें क्या होगा, जैसे बहुत सारे प्रिंसिपल आएंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, अलग अलग होंगे, पर जो बेसिक प्रिंसिपल देखे थे 12 प्रिंसिपल वो क्या होंगे, ठीक है, वो बिल्कुल भी अनचेंज रहेंगे, उनको कभी भी चेंजेस नहीं होंगे। उसमें जैसे सेफ्टी हो गया, ठीक है, पेशेंट केयर हो गया, ये क्या होने चाहिए, ये हमेशा एक तरह से प्रिवेंट करना उसको इंजरी से, ये सब चीज़ें क्या आती है, हमेशा सेम रहती है। पर बेसिक प्रिंसिपल तो सेम रहेंगे, पर जो बाकी प्रिंसिपल है वो मॉडिफाइड हो सकते हैं, पर बेसिक प्रिंसिपल हमेशा सेम ही रहते हैं, वो हमेशा फॉलो करने पड़ता है। जैसे सेफ्टी हो गया, ठीक है, प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है, ये प्रिवेंट इंजरी, तो उसमें पेशेंट की हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। आई होप था ये मेरा मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझाएं। आई होप आपको समझ में आया। प्लीज़ अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।